नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। लगातार आप पढ़ भी रहे होंगे, लगातार अध्ययन भी कर रहे होंगे। देखिए, आप पढ़ेंगे तभी जीके याद हो पाएगी, वरना जीके आसान नहीं है। जीके को याद करना आसान नहीं है। आप लगातार मेहनत करेंगे तभी आपको जीके वगैरह याद हो पाएगी। लगातार अच्छे तरीके से पढ़े, गहन तरीके से अध्ययन आप करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, आज देखिए, यदि हम बात करें हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की, दिल्ली सल्तनत की, तो उसमें हमने सबसे पहले गुलाम वंश का अध्ययन किया था। गुलाम वंश के अंदर टोटल 11 शासक थे। 11 शासकों के बारे में पढ़ा। कौन शासक कब बना, कब तक रहा, किसके प्रयासों से बना और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे और उसका संरक्षक वगैरह किसे नियुक्त किया था, उसने कौन कौन सी प्रथाएं वगैरह शुरुआत की थी, ये सभी पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा वंश है, दिल्ली सल्तनत का जो सेकंड वंश है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में अच्छे तौर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा वंश है, उस वंश का नाम क्या है? खिलजी वंश उस वंश का नाम है। और खिलजी वंश के यदि टाइम पीरियड के पॉइंट की बात करें तो 1290 से 1320 ये खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहा है। 1206 से लेकर और 1290 तक गुलाम वंश था, जिसे दास वंश, मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। दास वंश क्यों कहते हैं, मामलुक वंश क्यों कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये हमने पहले वीडियो के अंदर बता चुके हैं। आपने गुलाम वंश की फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख ले, क्योंकि उसके अंदर हमने बताया है कि गुलाम वंश को दास वंश और मामलुक वंश के नाम से क्यों जानते हैं। तो आप वो वीडियो अवश्य देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा वो वीडियो देखने से। चलिए, खिलजी वंश के पॉइंट की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1320। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो खिलजी है, ये खिलजी कौन थे? पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है कि खिलजी कौन थे। तो देखिए, कुछ इतिहासकारों के मध्य आज भी खिलजी वंश को लेकर विवाद का विषय रहा है। कुछ इतिहासकारों के मध्य आज भी खिलजी वंश को लेकर विवाद का विषय रहा है। कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं कि खिलजी जो है ये चंगेज खा का दामाद और कुलीन खा का वंशज था। देखिए, कुछ इतिहासकार जो है वो खिलजियों को किस नाम से जानते हैं? चंगेज खा का दामाद। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी थे वो चंगेज खा का दामाद था और कुलीन खा का वंशज था, इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इन्हीं की तुलना में बताते हैं कि जो खिलजी थे, ये खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक थे। तुर्कों की 64 शाखा हुआ करती थी, उन शाखाओं में से एक शाखा हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? खिलजी। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी चंगेज खा का दामाद था, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कुलीन खा का वंशज था, और कुछ इतिहासकार इससे विपरीत बताते हैं कि वो बताते हैं कि तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक शाखा जिसका नाम था खिलजी। ये जो शाखा है ये चौथी शताब्दी के अंदर, कौन सी शताब्दी में? चौथी शताब्दी के अंदर अफगानिस्तान की हेललमंद घाटी के अंदर रहने लगी थी। ये जो शाखा है, ये जो खिलजी है, ये चौथी शताब्दी के अंदर अफगानिस्तान की हेललमंद घाटी के अंदर रहने लगी थी। हेललमंद घाटी के अंदर काफी मात्रा में कौन रहते हैं? खिलजी। खिलजियों के अत्यधिक निवास के कारण इस क्षेत्र को, जो हेललमंद घाटी का जो क्षेत्र है, हेललमंद घाटी का क्षेत्र, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? खिलजी क्षेत्र के नाम से इसे जाना गया था। तो ये आपने याद रखना है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, फिर से अच्छे तरीके से, तौर तरीके से, अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या है? सबसे पहला एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सभी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। खिलजी कौन थे? तो कुछ इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि इतिहासकारों के मध्य विवाद का विषय है कि खिलजी कौन थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं खिलजी चंगेज खा का दामाद था, कुलीन खा का वंशज था। उसके विपरीत कुछ इतिहासकार बताते हैं तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक शाखा जिसका नाम था खिलजी। ये जो खिलजी शाखा थी ये चौथी शताब्दी में अफगानिस्तान की हेललमंद घाटी के अंदर रहने लगी थी, और इस घाटी में अत्यधिक मात्रा में खिलजियों का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? खिलजी क्षेत्र के नाम से जाना गया था। अब ये जो खिलजी है, ये खिलजी क्रांति केवल दिल्ली का स्वामी बनने के लिए नहीं चलाई गई थी।
खिलजियों के द्वारा जो खिलजी क्रांति चलाई गई थी वो दिल्ली सल्तनत का बस मात्र स्वामी या दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, या खिलजी क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी नहीं था कि हमें बस दिल्ली का स्वामी बनना और कुछ नहीं करना। खिलजी क्रांति, आपने सोचना है, खिलजी जो क्रांति चली थी वो दिल्ली सल्तनत का स्वामी बनना ही उसका मुख्य उद्देश्य नहीं हुआ करता था, बल्कि खिलजी क्रांति के तहत जो दिल्ली सल्तनत है इसका विस्तार भी हुआ था। और जो खिलजी क्रांति है इसका खिलजी क्रांति के तहत दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, और कौन सी दिशा के अंदर हुआ था? दक्षिण में, सुदूर दक्षिण तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ था। खिलजी क्रांति का मुख्य उद्देश्य याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का स्वामी बनना नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना भी था, और विस्तार किया भी था। अलाउद्दीन खिलजी, जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय अभियान पर किसे भेजा था, कौन कौन से क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन दक्षिण विजय अभियान पर मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मलिक काफूर के बारे में अच्छे तरीके से, तौर तरीके से जानेंगे। खिलजी क्रांति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सल्तनत का स्वामी बनना नहीं था, इसके साथ साथ स्वामी के साथ साथ में दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी करना था। और विस्तार कौन सी दिशा में करना था? दक्षिण दिशा के अंदर करना था। अब खिलजियों ने क्या किया था? जो ये खिलजी थे, इन खिलजियों ने किया क्या था? खिलजियों ने अफगानी तौर तरीकों को अपनाया था। खिलजियों ने कौन से तौर तरीकों को अपनाया था? अफगानी तौर तरीके को अपनाया था। खिलजियों ने अफगानी तौर तरीके को अपनाया, और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किए थे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किए थे, तो उसी समय काफी मात्रा में खिलजी भारत के अंदर आ गए थे। उसी समय काफी मात्रा में खिलजी थे, वो कहां पर आ गए थे? भारत के अंदर आ गए थे। अब भारत के अंदर आए तो कुछ समय के बाद में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत के अंदर शुरुआत होती है गुलाम वंश की, और गुलाम वंश के अंदर जितने भी सुल्तान बने थे उन सुल्तानों के अंदर खिलजी वंश लग जाता है। खिलजी वंश के जो लोग हैं वो प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। देखिए, आपने एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। खिलजियों ने अफगानी तौर तरीकों का अनुसरण किया। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो काफी मात्रा में खिलजी भारत के अंदर आ बसे थे, और दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान बने थे, गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान बने थे, उन सुल्तानों के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती थी, कोई भी मतलब मान लीजिए सुल्तान है और उसके तहत कोई भी वैकेंसी दिल्ली सल्तनत में निकल रही है प्रशासनिक पदों हेतु, तो प्रशासनिक पदों के ऊपर लग गए थे खिलजी। और एक टाइम ऐसा आया कि दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था फैली थी, उस अव्यवस्था का फायदा उठाकर ये दिल्ली सल्तनत के स्वामी ही बन गए थे। देखिए, पहले भारत के अंदर आकर बसे, उसके बाद में सुल्तान जो भी वैकेंसी वगैरह निकालता था, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती थी उसमें प्रशासनिक पदों पर लग गए। प्रशासनिक पदों पर लग गए तो बेहतरीन कार्य किए, इनका पद लगातार बढ़ता गया। अब पद लगातार बढ़ता गया तो एक टाइम ऐसा आया था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर अव्यवस्था फैल गई थी। लास्ट में बलबन वगैरह के टाइम में, या उससे पहले भी फैली थी, बलबन के बाद में भी फैली थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर अव्यवस्था फैल गई, और उसी अव्यवस्था का फायदा उठाकर ये जो खिलजी है ना, ये दिल्ली के सुल्तान बन बैठे थे, दिल्ली के स्वामी बैठे थे। अब तो ये आपको पता लग गया कि दिल्ली के स्वामी कैसे बने, कहां से आए, कब आए, इसका नाम खिलजी क्यों पड़ा। ये सभी पॉइंट हमने देखे। अब हम देखेंगे जो खिलजी वंश के प्रमुख जो शासक हैं उनके पॉइंट का अध्ययन करेंगे, वो देखें। ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रत्येक चीज बिल्कुल तौर तरीके से करवाएंगे, किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत महसूस होगा नहीं। और दिक्कत है तो हम बैठे, कोई भी यदि पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप अवश्य ही कमेंट में लिखें, उसका हम बहुत जल्दी से सॉल्यूशन आपको देंगे, क्योंकि कमेंटों का रिप्लाई हम करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के यदि प्रमुख शासकों की बात करें, प्रमुख शासक जिसमें सबसे पहले नाम आता है जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1296। उसके बाद में सेकंड जो नाम आता है इसके बाद में, उसमें नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316, ये याद रखना है, 1296 से लेकर 1316। उसके बाद में नाम आता है सिहाबुद्दीन उमर, थर्ड शासक सिहाबुद्दीन उमर, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1316 के अंदर मात्र 35 दिन। उसके बाद में नाम आता है मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन
मुबारक शाह खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के टाइम पीरियड की बात करें तो 1316 से 1320, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है। और उसके बाद में नाम आता है नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो खां, ये शासक है नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो खां का टाइम पीरियड रहा है 1320 में। 15 अप्रैल से शुरुआत होती है, 15 अप्रैल से, और 7 सितंबर तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है, उस खिलजी वंश के प्रमुख शासक है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली खिलजी वंश है, उस खिलजी वंश का संस्थापक है। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो खां, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1320 में, मात्र 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है, उसका जो संस्थापक है जलाउद्दीन खिलजी, उसका टाइम पीरियड रहा है 1290 से लेकर 1296। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। और इसी जलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे। जलाउद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, फिर शहाबुद्दीन उमर, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो खां। यदि आप साथ के साथ में नोट कर रहे हैं तो जल्दी से इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें, तुरंत नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, यदि नहीं किया है तो वीडियो को आप बैक करके नोट कर सकते हैं, बैक करके लिख सकते हैं। वीडियो को बैक कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद में लिख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, खिलजी वंश का जो संस्थापक है, खिलजी वंश का संस्थापक वो कौन है? तो आपने याद रखना है, खिलजी वंश का संस्थापक है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसने खिलजी वंश की जो नींव डाली थी वो कब डाली थी? 1290 में। लेकिन जलाउद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक बनने से पहले कौन से शासक का अंगरक्षक था? एक तरीके से संरक्षक था। तो ये आपने याद रखना है, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम है क्यूमर्स। क्यूमर्स कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स, उसका संरक्षक हुआ करता था। लेकिन संरक्षक के पद पर होते हुए इसने क्यूमर्स को कैद किया और उसके बाद में इसकी हत्या कर दी थी। ये याद रखिएगा। क्यूमर्स का संरक्षक इसने किसने बनाया था? चालीसा दल ने बनाया था। ये हम गुलाम वंश के बारे में अच्छे तरीके से, तौर तरीके से पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो 1290 में कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। जब जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी तो इस समय उसकी उम्र क्या थी? 70 साल। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसकी उम्र क्या हुआ करती थी? 70 साल इसकी उम्र हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि ये जो जलाउद्दीन खिलजी है, इसने राजनीतिक जीवन कब से शुरू किया था, या कौन से शासक से शुरू किया था, या कौन से शासक से इसने अपनी पैठ बनानी शुरू की थी, या कौन से शासक की सेना में ये भर्ती हुआ था? तो देखिए, बलबन के शासनकाल के दौरान, बलबन जो गुलाम वंश का शासक था, उस बलबन के शासनकाल के दौरान ये एक सैनिक से भर्ती हुआ था, सैनिक भर्ती हुआ था। बाद में इसकी कुशलता के कारण इसको अंगरक्षकों के अंदर भी शामिल कर लिया गया था। बाद में इसकी कुशलता के कारण इसको अंगरक्षकों के अंदर भी शामिल कर लिया था। और बलबन के बाद में जो शासक बना था कैकुबाद, उस कैकुबाद ने इसको, जलाउद्दीन खिलजी को, एक उपाधि दी थी जिसका नाम था शाइस्ता खां की इसे उपाधि भी दी गई थी। देखिए, शाइस्ता, कैकुबाद के बाद में जो शासक बना था क्यूमर्स बना था। उस क्यूमर्स के शासनकाल में सारी ही जलाउद्दीन खिलजी की चलती थी। लेकिन जलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? तो कैथल का मुफ्ती रह चुका था। कैथल, यदि आपको नहीं पता है तो ये कैथल हरियाणा के अंदर पड़ता है। कैथल का मुफ्ती रह चुका जलाउद्दीन खिलजी 1290 के अंदर दिल्ली का सुल्तान बना था। ये आप याद रखिएगा। कैकुबाद ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। बात करें जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक की, तो जलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है, जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक है, ये कब हुआ था? ये 13 जून 1290 के अंदर जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, या हम ऐसे भी ये जलाउद्दीन खिलजी है, इसका जो राज्याभिषेक है ये दिल्ली से बाहर हुआ था। दिल्ली से बाहर कहां पर हुआ था? तो आपने याद रखना, किलागढ़ी के अंदर। किलागढ़ी के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था। और जलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली से बाहर किलागढ़ी में हुआ। और किलागढ़ी के अंदर कौन सा किला पड़ता है? तो याद रखिएगा, किलो खेरी का किला। किलो खेरी का एक किला पड़ता है। और इस किला को किसने बनवाया था? कैकुबाद ने बनवाया था। किलो खेरी का जो किला है वो किलागढ़ी के अंदर पड़ता है। कैकुबाद ने इस किले को बनवाया था। और उसी किले के अंदर
किसका राज्याभिषेक हुआ था? जलाउद्दीन खिलजी का। और जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ कब था? 13 जून 1290 के अंदर। यह आपने याद रखना है। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक होता है 13 जून 1290 के अंदर। किला गढ़ी के अंदर किलोखरी का किला पड़ता है। उस किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आपने याद रखना है कैकुबाद ने, जो गुलाम वंश का शासक हुआ करता था, कैकुबाद ने उसका निर्माण करवाया था। ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक दिल्ली से बाहर हुआ था। घटना कब की? 13 जून 1290 की। अब राज्याभिषेक हो गया जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का, लेकिन राज्याभिषेक के 1 साल बाद तक, राज्याभिषेक हुए 1 साल हो गया और राज्याभिषेक के 1 साल बाद तक ये दिल्ली से बाहर ही रहा था। लगभग 1 साल बाद कहां पर आया था? दिल्ली के अंदर ये आया था। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ये दिल्ली सल्तनत का, नोट कीजिए, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसकी आंतरिक जो नीति होती थी ना, वो दूसरों को प्रसन्न करने की होती थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसकी आंतरिक नीति जो होती थी वो दूसरों को प्रसन्न करने की थी, वो कौन था? तो आपने याद रखना है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सुल्तान कोई कोई भी बन पाता है नहीं, वरना सभी को बस अपनी खुशी चाहिए, दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं है। आप भी वहीं तक संपन्न हैं, दूसरों की खुशी नहीं चाहते या चाहते हैं? दूसरों की खुशी चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप अपनी खुशी चाहते हैं तो भी आप अच्छे इंसान हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न रखने की होती थी, वो कौन सा था? जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अल्पकालीन समय के अंदर ही, कम समय के अंदर ही, अल्पकालीन समय के अंदर ही कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसमें एक नाम आता है कड़ा मानिकपुर का, कड़ा मानिकपुर का, और एक नाम आता है मंगोल आक्रमणकारियों का, मंगोल आक्रमण का। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य इनकी उपलब्धियों में गिने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से के बाद में जलाउद्दीन खिलजी ने अल्पकालीन समय में 2 महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें एक नाम आता है कड़ा मानिकपुर और दूसरा नाम आता है मंगोल आक्रमण। हुआ क्या कि ये सुल्तान बन गया 13 जून 1290 के अंदर। 13 जून 1290 में जलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। लेकिन हुआ क्या कि अगस्त 1290 के अंदर, अगस्त 1290 के अंदर कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, कड़ा मानिकपुर का एक सूबेदार था जिसका नाम क्या था? मलिक छज्जू। एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था मलिक छज्जू। इस मलिक छज्जू ने अपने आप को एक उपाधि दी और उसका नाम क्या हुआ करता था? सुल्तान मुग्गुसुद्दीन, मुग्गीसुद्दीन। ये याद रखिएगा, इसने अपने आप को एक उपाधि दी जिसका नाम हुआ करता था सुल्तान मुग्गीसुद्दीन। अपने आप को उपाधि धारण की, और उपाधि धारण करने के पश्चात इस सूबेदार ने अपने नाम से सिक्के निकालने शुरू कर दिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत है, उसका जो सुल्तान है वो जलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन ये क्या क्या करता था? कड़ा मानिकपुर का जो सरदार था, इसने सूबेदार था, अगस्त 1290 में मलिक छज्जू ने भाई साहब क्या किया कि अपने आप को सुल्तान मुग्गुसुद्दीन की उपाधि से खुद सुशोभित कर लिया, सुल्तान मुग्गुसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के निकालने शुरू कर दिए और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, उसके खिलाफ विद्रोह करने लगा। अब जैसे ही विद्रोह करने लगा, इस बात का पता जलाउद्दीन खिलजी को लगता है, तो जलाउद्दीन खिलजी इसके विद्रोह को दबाता है और इसको सूबेदारी के पद से हटा देता है। और कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार नियुक्त किया जाता है, वो किसको नियुक्त करता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसको नियुक्त करता है? अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त करता है। तो ये आप याद रखिएगा। कड़ा मानिकपुर के अंदर अगस्त 1290 में जो सुल्तान हुआ करता था, सूबेदार मलिक छज्जू, उसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से सुशोभित किया, धारण किया, सुल्तान मुग्गुसुद्दीन की उपाधि धारण की और सिक्के निकालने शुरू कर दिए। सिक्के निकालने इस और विद्रोह करने लगा। जो सुल्तान होता था ना दिल्ली का, उसका विद्रोह करने लगा। अब विद्रोह करने लगा, जलाउद्दीन खिलजी के कानों में जैसे ये बात पहुंची तो उसने इस विद्रोह को दबाया और इसको सूबेदारी के पद से हटाया। और सूबेदारी के पद से हटाने के पश्चात कौन बना दिया वहां का? कड़ा मानिकपुर का सरदार, तो अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इसका भतीजा। जलाउद्दीन खिलजी का ये भतीजा है, भाई का लड़का है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? भाई का लड़का है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो नाम आता है मंगोल आक्रमण। 1290 के अंदर मंगोल आक्रमणकारी हालाकू 1290 में मंगोल आक्रमणकारी हालाकू के पुत्र
अब्दुल्ला, हलाकू का पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल्ला, वो अपनी 1.5 लाख सैनिकों के साथ में 1.5 लाख सैनिकों के साथ में पंजाब पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करते करते हैं वो सिंधु नदी तक पहुंच जाता है, और सिंधु नदी के ऊपर उसकी मुठभेड़ जो होती है, आपस में जो आगे जो सेना टकराती है वो अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की सेना टकराती है। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखें। 1292 के अंदर जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ, और ये मंगोल आक्रमण जो है ये मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। अब्दुल्ला 1.5 लाख सैनिकों के साथ में पंजाब के ऊपर आक्रमण करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच जाता है। सिंधु नदी के ऊपर इसकी मुठभेड़ आमना सामना होता है, वो अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से होता है। अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त कर देते हैं, लेकिन परास्त करने के बाद में भी इनके बीच में संधि हो जाती है, और उस संधि के तहत में मंगोलों ने जो भारत का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र जीता था, उस क्षेत्र को दिल्ली के अंदर मिला लिया जाता है। दिल्ली के अंदर उस क्षेत्र को मिला लिया जाता है। लेकिन उसी समय एक टाइम ऐसा आता है कि जलाउद्दीन खिलजी है, ये अपनी पुत्री का विवाह चंगेज के नाती उलुंग खां के साथ में कर देता है। किसके साथ में कर देता है? उलुंग खां के साथ में ये अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। देखिए एक टाइम ऐसा आया कि जब ये मंगोलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, उनके बीच में संधि भी हो गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है ये अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खां के नाती उलुंग खां के साथ में कर देता है। अब उलुंग खां के साथ में इनका विवाह हो गया जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का, तो उलुंग खां अपने 4000 सैनिकों के साथ में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। अब जब ये 4000 सैनिक इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं तो इन मुसलमानों को किस नाम से जाना जाता है? नवीन मुसलमानों के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जब ये 4000 नए मुसलमान बने थे, इनको किस नाम से जाना गया? नवीन मुसलमानों के नाम से भी जाना गया था इन सभी को। तो ये आपने याद रखना है कि नाम से जाना गया था, नवीन मुसलमानों के नाम से भी इन सभी को जाना गया था। और ये कहां पर रहने लगे थे? तो दिल्ली के पास में एक जगह पड़ती थी मुगलपुर, उस मुगलपुर के अंदर ये रहने लगे थे। दिल्ली के पास में एक जगह पड़ती थी मुगलपुर, उसके अंदर रहने लगे, और उस मुगलपुर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मंगोलपुरी। या इलाका कौन सा है वो वर्तमान में? मंगोलपुरी का इलाका है। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खां के नाते उलुंग खां के साथ में कर देता है। उलुंग खां का जब विवाह हो जाता है तो उलुंग खां यहीं पर रहने का फैसला करता है और अपने 4000 सैनिकों के साथ में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद में उसको एक जगह दी जाती दिल्ली के पास में, और उस जगह का नाम होता है मुगलपुर। वर्तमान में ये जो दिल्ली के पास में जो जगह दी गई थी चंगेज खां के नाती को, वो वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मंगोल आक्रमणकारियों को इसने परास्त किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्या बनता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने हिंदू जनता के प्रति उदारता दिखाई थी। हिंदू जनता के प्रति उदारता दिखाई थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने हिंदू जनता के प्रति उदारता दिखाई थी, और अपनी उदार नीति के कारण ही इसने कहा था, अपनी उदार नीति के कारण जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, और मैं किसी भी मुसलमान का रक्तपात नहीं कर सकता, किसी भी मुसलमान का खून नहीं बहा सकता। ये इन्होंने कहा था। ये किसके कथन है? तो आप याद रखिएगा, ये इसने कहा था जलाउद्दीन खिलजी ने। ये कहा था जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी उदार नीति के कारण ही मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मैं किसी भी मुसलमान का रक्तपात नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। उसके बाद में इसका जो प्रसिद्ध एक कवि हुआ करता था अमीर खुसरो, उसने इसको भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। अमीर खुसरो ने जलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से पुकारा था? भाग्यवादी व्यक्ति के नाम से। किस नाम से जाना गया था? भाग्यवादी व्यक्ति भी कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी। चाचा मतलब जलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी के ऊपर 1296 के अंदर खुद कौन बैठ गया? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इतिहासकार बर्नी ने एक शब्द कहा था, इतिहासकार बर्नी ने एक वाक्य कहा था। और इतिहासकार बर्नी ने क्या कहा था कि दिल्ली की सल्तनत के ऊपर जो सुल्तान बैठा था उसके मस्तिष्क का, कटे हुए मस्तिष्क का खून अभी टपक ही रहा था, लेकिन दिल्ली का जो सुल्तान है वो किसे बना दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया गया। ये आपने याद रखना है। ये किसने कहा था? तो आपने याद रखना है किसने कहा था, तो आपने ये याद रखिएगा, इतिहासकार बर्नी ने। इतिहासकार बर्नी ने क्या कहा था वो एक बार देखें। इन्होंने कहा था कि शहीद सुल्तान फिरोज खिलजी के कटे मस्तिष्क से अभी रक्त टपक ही रहा था। इन्होंने कहा था कि शहीद सुल्तान फिरोज खिलजी के कटे मस्तिष्क से अभी खून टपक ही रहा था, लेकिन शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सर पर सजा दिया गया। लेकिन शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सर पर सजा दिया गया। यह किसका कथन है? बर्नी का। और किसके ऊपर है? अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनता है तो इसके बारे में अपने विचार उन्होंने प्रकट किए थे। तो ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इन पॉइंटों में से 1-2 पॉइंट ही बड़ी मुश्किल से एग्जाम में पूछे जाएंगे। जलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बस क्वेश्चन यही बनता है कि जो खिलजी वंश है उसका संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। ऐसा भी पूछ लेता है कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कब इसका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वरना ये मंगोल आक्रमणकारियों किसने किसका विवाह किससे किया, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। जलाउद्दीन खिलजी हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश है इसके अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे और खिलजी वंश को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।